राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा अध्याय 6 समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। तो आइए सुनते हैं इसका ध्वनि पाठ। पृष्ठ संख्या 38। 6. समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। 6.1 शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो। यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाएं। यह नीति इस बात की पुनः पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य होगा। इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई है। 6.2 यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित यानी SEDG इन समूहों को लिंग, विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक पहचान जैसे गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष आवश्यकता, सीखने से संबंधित अक्षमता सहित और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कि प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक लगातार नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों यानी SEDG में अधिक है और विशेषकर इन SEDG की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में SEDG के नामांकन में यह गिरावट और अधिक है। सामाजिक आर्थिक पहचान में आने वाले SEDG की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है। 6.2.1 UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत कम होकर 17.3% रह गया है। नामांकनों में यह गिरावट अनुसूचित जनजाति के छात्रों में 10.6% से 6.8% और दिव्यांग बच्चों में 1.1% से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए इन नामांकनों में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है। पृष्ठ संख्या 39। 6.2.2 गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाजों और प्रथाओं और भाषा सहित अनेक विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन और प्रतिधारण की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच
भागीदारी और अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 6.2.3 विभिन्न ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले। 6.2.4 स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करती है, जिनका शैक्षिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। 6.2.5 यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों यानी CWSN या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। 6.2.6 स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उपभागों में उल्लेख किया गया है। 6.3 ECCE मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान और विद्यालय तक पहुंच, नामांकन, उपस्थिति आदि से संबंधित समस्याएं व सिफारिशें जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गई है, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले और लाभ वंचित समूहों के लिए महत्वपूर्ण व प्रासंगिक है। अतः SEDG के संदर्भ में अध्याय 1 से 3 में दिए गए उपायों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाएगा। 6.4 इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृत्ति, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना आदि जैसी विभिन्न सफल नीतियां और योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में SEDG की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफी बढ़ी है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 40। 6.5 यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाएं कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए साइकिल प्रदान करना और स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना महिला छात्रों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से और माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो कि छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों व शिक्षकों के साथ मिलकर काम करते हैं, को काम पर रखना उपस्थिति, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रभावी है। 6.6 आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के SEDG का काफी बड़ा अनुपात है।
इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में की गई है और जिन्हें अपने शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी SEZ घोषित किया जाना चाहिए, जहां केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं और नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। 6.7 हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश SEDG के साथ होने वाले अन्याय का सामना औरों से ज्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान व भावी पीढ़ियों के आचार विचार को आकार देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SEDG की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। 6.8 इसके अलावा भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक जेंडर समावेशी निधि का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएं, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि। पृष्ठ संख्या 41। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने व और उसे बड़े स्तर पर ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो महिला व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य SEDG की शिक्षा तक पहुंच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की समावेशी निधि की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में, इस नीति का उद्देश्य किसी भी लिंग या अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा यानी व्यावसायिक शिक्षा समेत तक पहुंच में शेष असमानता को समाप्त करना है। 6.9 ऐसे स्थान जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन छात्रावासों में सभी बच्चों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों ग्रेड 12 तक में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकांक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा क्षेत्रों व वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कम से कम 1 वर्ष की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केंद्रीय विद्यालयों व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री स्कूल वर्ग को जोड़ा जाएगा। 6.10 ECCE में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।
दिव्यांग बच्चों को प्रारंभिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। यह नीति RPWD अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के प्रबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करते समय NCERT द्वारा दिव्यांग जन विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ परामर्श सुनिश्चित किया जाएगा। 6.11 इसके लिए दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय व विद्यालय परिसरों की वित्तीय मदद की दृष्टि से सुस्पष्ट व कुशल प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाएगा कि विद्यालय व विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गांव, ब्लॉक स्तर जहां भी आवश्यकता हो पर एक संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। पृष्ठ संख्या 42। RPWD अधिनियम के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की भौतिक पहुंच बाधा मुक्त संरचनाओं यानी भवन इत्यादि के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप विद्यालय अथवा विद्यालय परिसर कार्य करेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जाए। कक्षा में शिक्षकों व अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से जुड़ने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री जैसे बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्कूली गतिविधियों पर भी लागू होगा। NIOS भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। 6.12 RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा। विशेष शिक्षकों के माध्यम से स्थापित संसाधन केंद्र गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं में मदद करेंगे एवं साथ ही उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा घर में ही उपलब्ध कराने हेतु यानी होम स्कूलिंग व कौशल विकसित करने की दिशा में उनके माता पिता या अभिभावकों को भी मदद करेंगे। स्कूलों में जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह आधारित शिक्षा के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। गृह आधारित शिक्षा के तहत शिक्षा ले रहे बच्चों को अन्य सामान्य प्रणाली में शिक्षा ले रहे किसी भी अन्य बच्चे के समतुल्य माना जाएगा। गृह आधारित शिक्षा की दक्षता व प्रभावशीलता की जांच हेतु समता व अवसर की समानता के सिद्धांत पर आधारित ऑडिट कराया जाएगा। RPWD अधिनियम 2016 के अनुरूप इस ऑडिट के आधार पर गृह आधारित स्कूली शिक्षा के लिए दिशा निर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है। इसके लिए माता-पिता देख रेख करने वालों के उन्मुखीकरण से लेकर बड़े स्तर पर प्राथमिकता के साथ अधिगम सामग्री के व्यापक प्रचार प्रसार के प्रौद्योगिकी आधारित समाधान किए जाएंगे, जिनके माध्यम से माता पिता देख रेख करने वाले अपने बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद कर पाएं। 6.13 अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है, जिन्हें निरंतर मदद की आवश्यकता होती है।
शोध स्पष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में जितनी जल्दी मदद शुरू की जाए, आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है। शिक्षकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों, जिनमें उपयुक्त तकनीक की मदद से किए जाने वाले प्रयास सहित शामिल होंगे। बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं का लाभ लेने की दृष्टि से पाठ्यक्रम को प्रत्येक के लिए सक्षम व लचीला बनाना तथा साथ ही उपयुक्त आकलन और प्रमाणन के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम बनाना। पृष्ठ संख्या 43। परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियां दिशा निर्देश बनाएंगी और बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा यानी प्रवेश परीक्षाओं सहित के स्तर तक इस तरह के मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। 6.14 विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों यानी सीखने से संबंधित अक्षमताओं के साथ इनको कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान को सभी शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता व अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए, जिससे उनकी प्रतिभागिता की स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। 6.15 स्कूलों के वैकल्पिक रूपों को अपनी परंपराओं और वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें अपने विषयों, शिक्षण क्षेत्रों व पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुरूप एकीकृत करने में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में उनके विद्यार्थियों की कम प्रतिभागिता को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। ऐसे विद्यालयों को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, राज्य भाषाओं अथवा अन्य प्रासंगिक विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसा कि शायद इन स्कूलों द्वारा वांछित हो सकता है। यह पारंपरिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ग्रेड 1 से 12 के लिए परिभाषित किए गए अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इसके अलावा ऐसे स्कूलों में छात्रों को NTA द्वारा राज्य या अन्य बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इस प्रकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में दाखिला लिया जाएगा। विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शिक्षकों की क्षमताओं को नए शैक्षणिक अभ्यासों के लिए उन्मुखीकरण सहित विकसित किया जाएगा। पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा और पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसे पर्याप्त पठन सामग्री और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 6.16 SEDG के अंतर्गत और ऊपर वर्णित नीतिगत बिंदुओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति और जनजातियों के शैक्षणिक विकास में असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों के तहत सभी SEDG से प्रतिभाशाली और मेधावी छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर समर्पित क्षेत्रों में विशेष छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम और फीस माफ करने तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाएगी, ताकि उच्चतर शिक्षा में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके। 6.17 रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में NCC विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पृष्ठ संख्या 44। इससे छात्रों की प्राकृतिक प्रतिभा और अद्वितीय क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे वे रक्षा सेनाओं में सफल करियर के लिए प्रेरित होंगे। 6.18 SEDG छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति, अवसर और योजनाओं में प्रतिभाग करने की दृष्टि से और समता को बढ़ाने के लिए कुछ सरलीकृत तरीके स्थापित किए जाएंगे, जैसे किसी ऐसी एकल एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लेना
जो सभी विद्यार्थियों तक इन योजनाओं, छात्रवृत्ति अथवा अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करे और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से उनका आवेदन सुनिश्चित करे। 6.19 उपरोक्त सभी नीतियां और उपाय सभी SEDG के लिए पूर्ण समावेश और समता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण तो हैं, किंतु पर्याप्त नहीं। इसके लिए विद्यालय की संस्कृति में बदलाव भी जरूरी है। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी प्रतिभागी, जिनमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, काउंसलर और छात्र भी शामिल हैं, सभी छात्रों की आवश्यकताओं, समावेशन और समता की धारणाओं और सभी व्यक्तियों के सम्मान, प्रतिष्ठा और निजता के प्रति संवेदनशील होंगे। इस तरह की शैक्षिक संस्कृति छात्रों को सशक्त व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा साधन होगी, जो बदले में एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम होंगे जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। समावेशन और समता शिक्षक शिक्षा का एक प्रमुख पहलू बन जाएगा और स्कूलों में सभी नेतृत्व, प्रशासनिक और अन्य पदों के प्रशिक्षण में भी, साथ ही सभी छात्रों के लिए उत्कृष्ट रोल मॉडल बनने की दिशा में यह प्रयास किया जाएगा कि SEDG में से उच्चतर गुणवत्ता के शिक्षक व नेतृत्वकर्ताओं का अधिक से अधिक चयन किया जाए। 6.20 छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों जैसे प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता इत्यादि द्वारा लाई गई इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आए परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री जैसे सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान, सहानुभूति, सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शामिल होंगे। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शामिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित हैं। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्याय 6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।